दोस्तों, अगर भारत के मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करें, आधुनिक इतिहास के बारे में बात करें, तो दो ऐसी कार्यविधियां, संधियां थीं जो कि भारतीय राजाओं के लिए, भारतीय स्टेट के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुई हैं। इसमें सबसे पहले तो आई थी लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, और रही सही कसर पूरी हो गई थी लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति यानी कि व्यपगत सिद्धांत के कारण से। देखो फ्रेंड्स, लॉर्ड वेलेजली जब 1798 में भारत में आया तो उस समय भारत में जो भी राज्य अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत नहीं थे वो अंग्रेजी राज्य के लिए खतरा बन सकते थे। ऊपर से नेपोलियन का खतरा भी मंडरा रहा था और जो फ्रांसीसी थे वो अंग्रेजी राज्यों के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए थे। तो अंग्रेजी राज्यों को सुरक्षित करने के लिए लॉर्ड वेलेजली ने एक नीति अपनाई थी जिसे कहा जाता है सहायक संधि। हालांकि दोस्तों, ये मूल रूप से जो सहायक संधि की प्रणाली थी इसे वेलेजली ने स्वयं नहीं बल्कि डुप्ले से कॉपी किया था। डुप्ले कौन था? एक फ्रांसीसी गवर्नर था, उसकी ही नीति थी यह सहायक संधि, लेकिन इसका पूर्णतया इस्तेमाल लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया। तो उसने क्या किया दोस्तों कि जितने भी स्टेट थे, जो अंग्रेजी राज्य, मान लेते ये आपका अंग्रेजी राज्य है, तो उसके चारों तरफ जितने भी स्टेट थे उसने सभी राजाओं को एक प्रलोभन दिया और प्रलोभन में ये कहा कि अगर आप चाहें तो आधुनिक तरीके से अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित आप अंग्रेजी सेना को अपने यहाँ रख सकते हैं और इससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपको एक सजी धजी और सुसज्जित सेना मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखो, बात ये होती है कि एक अच्छी सेना के लिए ये भारतीय राजा जो दूरगामी उसका दुष्परिणाम होना था उसको समझ नहीं पाए और उन्होंने लॉर्ड वेलेजली से या तो डर कर या किसी लालच में आकर उन्होंने उसकी सहायक संधि स्वीकार करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले तो हैदराबाद के निज़ाम ने 1798 में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो 1818 तक कई राजपूत राज्य भी सहायक संधि को स्वीकार कर चुके थे। तो अगर देखा जाए तो कौन कौन से स्टेट थे जो कि सहायक संधि को स्वीकार किए थे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। हैदराबाद पहला स्टेट था जिसने सितंबर 1798 में सहायक संधि को स्वीकार किया। इसके बाद मैसूर आता है 1799 में, जब टीपू की मृत्यु हो जाती है तो मैसूर ने भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। देन आफ्टर तंजौर भी आ गया था 1799 में ही। 1801 में अवध भी मजबूरन उसने जो ये सहायक संधि थी उस पर हस्ताक्षर किए थे। पेशवा, इसमें सबसे पहले मराठों ने 1802 में, सिंधिया 1803 में, गायकवाड़ भी मराठा थे, इन्होंने भी 1803 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। राजपूत राज्यों में देखा जाए तो जयपुर, जोधपुर और बूंदी ने भी क्रमशः आगे चलकर 1818 तक सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और दोस्तों अगर बात करें तो इसके बाद एक और यहाँ पर गवर्नर जनरल आता है, क्या नाम था उसका? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी दोस्तों ये एक तरीके से बहुत ही खतरनाक पॉलिसी लेकर आता है और 1848 में दोस्तों 1848 में इसने राज्यों को हड़पना स्टार्ट कर दिया था। उसने कहा, किसी को कहा कि आपके यहाँ शासन अच्छा नहीं है, तो किसी को कहा कि आपके यहाँ दिक्कत ये है कि आपका कोई जो है वारिस ही नहीं है। तो सबसे पहले इसने सतारा को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। सतारा को इसने सबसे पहले मिलाया था 1848 में। ध्यान देना कि सहायक संधि में सबसे पहले कौन सा स्टेट शामिल होता है? तो हैदराबाद, और व्यपगत सिद्धांत, हड़प सिद्धांत के अंतर्गत जो पहला राज्य बना था जो कि अंग्रेजी शासन में मिल गया था वो सतारा था। ठीक है ना? तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सहायक संधि के बारे में, और इस वीडियो को देखने के बाद सहायक संधि बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आप क्लियर कर पाएंगे और एग्ज़ाम में अगर कोई भी प्रश्न बनता है तो डेफिनेटली आप उसको बहुत अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि दोस्तों, ये जो लॉर्ड वेलेजली था ये गवर्नर जनरल के पद पर 1798 में आया था, 1805 तक रहा था, लेकिन उसके जाने के बाद भी ये जो सहायक संधि थी ये चलती रही थी। ध्यान दीजिएगा कि लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि थी ये डुप्ले से कॉपी की गई थी। डुप्ले कौन था? एक फ्रांसीसी गवर्नर था। ठीक है ना? तो इतनी बातें बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करें तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत में सहायक संधि यानी कि सब्सिडियरी अलायंस का प्रयोग वेलेजली से पूर्व किस यूरोपीय गवर्नर ने किया था? तो अगर ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो बेहिचक आप आंसर कर देना ऑप्शन बी, डुप्ले। ठीक है ना? ऑप्शन बी, डुप्ले आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि वेलेजली की जो सहायक संधि थी उसको स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक ये कौन था? हैदराबाद का निजाम था। कब स्वीकार किया था इसने? तो 1798 में इसे स्वीकार किया था। ये आप याद रखना और ध्यान देना
कि हैदराबाद के निज़ाम ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? 1798 में किए थे। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देना कि हैदराबाद के निज़ाम ने सबसे पहले सितंबर 1798 में सब्सिडियरी अलायंस पर जो हस्ताक्षर थे किए थे, लेकिन बाद में 1800 ईस्वी में एक संशोधित संधि पर भी हस्ताक्षर उसने किए थे। ठीक है ना, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से पूरे हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर हर बिंदु आपके लिए जो ये सब्सिडरी अलायंस था उसको समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। पहला बिंदु है कि इससे भारतीय रियासतों की विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन होगी। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इससे जो भारतीय राजा थे वो अपनी जो विदेश नीति थी वो अंग्रेजों के हिसाब से ही बना सकते थे, क्योंकि एक यूरोपीय शक्ति जो थी उनके सर पर आकर सवार हो गई थी। दूसरा बिंदु है कि भारतीय शासक को अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होता था और ये नज़र रखता था कि ये भारतीय राजा कर क्या रहे हैं। तो एक तरीके से जो स्टेट थे ना वो गुलाम की तरह ही व्यवहार कर रहे थे। कंपनी को रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का पूर्ण अधिकार था। हालांकि नियमतः जो कथन कहा गया उसके मुताबिक तो ये गलत था, लेकिन बात ये थी कि ऐसा होता था। मतलब उन्होंने कह रखा था, अंग्रेजों ने कह रखा था कि कंपनी जो है वो रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन वो हस्तक्षेप करती थी। मतलब लिखित रूप में दिया था, लेकिन फिर भी ये नियम टूटते थे। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हस्तक्षेप का पूर्ण अधिकार था, ये जो कथन आपका सत्य नहीं है। और इसके बाद चौथा है कि रियासत को अपनी सुरक्षा के बदले कंपनी की सेना का खर्च उठाना पड़ता था, ये भी आपका करेक्ट है। तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो आप विकल्प सी देंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। सैद्धांतिक रूप से संधि में प्रावधान था कि अंग्रेज रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन यह सैद्धांतिक रूप से था। वास्तव में तो वो करते थे और उन्होंने बहुत कुछ किया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों के सहायक संधि स्वीकार करने का सही कालानुक्रम क्या है? अभी मैंने आपको बताया था सारी बातें कि हैदराबाद पहला स्टेट था, इसने 1798 में जाकर मतलब जो ये सहायक संधि थी उस पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद देखिए अवध, मैसूर और सिंधिया की बात आ रही है। तो क्रमशः यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो सही आंसर है, तो हैदराबाद के बाद आता है मैसूर, मैसूर के बाद आता है अवध और सिंधिया सबसे लास्ट में आता है। यानी कि 1, 3, 2, 4 वाला जो विकल्प है ये आपका करेक्ट होगा, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में, अवध 1801 में और सिंधिया ने 1804 में जाकर जो सब्सिडरी अलायंस था उस पर हस्ताक्षर किए थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और मेरा प्रयास ये है कि इस लेक्चर को देखने के बाद सब्सिडरी अलायंस पर आपको कोई दूसरा लेक्चर देखने की ज़रूरत ना पड़े। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं ये पीडीएफ तो आप पेड ग्रुप में आ सकते हैं। पेड ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको करेंट अफेयर और स्टैटिक जीके का सारा नोट्स मिल जाता है। अभी तक ये आपका 36वां मॉडल पेपर है, तो सभी मॉडल पेपर की डिटेल्ड पीडीएफ आपको मिल जाती है। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जो मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन। चलिए, मैसूर राज्य ने सहायक संधि को किस युद्ध के पश्चात स्वीकार किया था? तो देखो फ्रेंड्स, जो मैसूर राज्य था इसने सहायक संधि को, आपको पता ही है 1799 में मैसूर का कौन सा युद्ध हुआ था? ये चौथा युद्ध हुआ था जिसमें टीपू की मौत हो गई थी। और इसके बाद मजबूरी में मैसूर राज्य ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि टीपू खत्म हो गया था। जो मैसूर था वो अंग्रेजों के ही जो है हाथे चढ़ चुका था। और इसके बाद जो कुछ चाहो तो ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध का विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है ना। हुआ ये था कि वेलेजली ने वाडियार वंश के एक बालक को गद्दी पर बैठाया और बालक से जो चाहो वो करवा लो। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवध के नवाब सादत अली खान ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो दोस्तों अभी जब मैंने आपको बताया था तो 1801 इसका आंसर है, विकल्प ए आपका करेक्ट है। तो अवध के नवाब सादत अली खान ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? 1801 ईस्वी में किए थे। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में, अब देखो यहाँ पर जो ये लाइन है, लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति है उसके अंतर्गत अवध जो था वो अंतिम राज्य था जिस पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे हड़पा गया था। कब? 1856 में। अभी मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति है वो 1848 से स्टार्ट होती है और पहला राज्य जिसे हड़पा गया वो सतारा था।
ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। फिलहाल सहायक संधि पर हस्ताक्षर नवाब ने नवंबर 1801 में किए थे, जिसके तहत उसे अपना लगभग आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था। तो आधा राज्य क्यों देना पड़ा था? एग्जैक्टली ये जो अंग्रेज होते थे ये कहते थे कि आप हमारी सेना रख तो रहे हैं, लेकिन उनकी देखभाल के लिए आपको हमें पैसा देना पड़ेगा। तो जो पैसा अगर नहीं दे पाता था तो ये उसके राज्य का कुछ हिस्सा ही ले लेते थे। मतलब क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, आगे जो भी प्रश्न बन रहे हैं ना उससे आपकी हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि, ट्रीटी ऑफ बेसिन, कब की थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है और इसका उल्लेख कई बार एग्जाम में होता है। कई बार तो ऐसे ही पूछ लेते हैं कि बेसिन की संधि कब हुई थी, मतलब सारी बातें हटाओ, ये बताओ बेसिन संधि कब हुई थी। ये भी प्रश्न एग्जाम में बना है। तो देखो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ट्रीटी ऑफ बेसिन, ये हुआ था 1802 में, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो मराठा सरदारों के आपसी झगड़ों के कारण पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भागकर अंग्रेजों की शरण ले ली थी, और जब शरण ले ही ली थी तो दिसंबर 1802 में बेसिन की संधि कर ली। और बेसिन संधि क्या थी? यह एक सहायक संधि थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो पहला मराठा सरदार कौन था? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो पेशवा थे ना, उन्होंने सबसे पहले जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो विकल्प ए आपका करेक्ट है। मराठा संघ में सबसे पहले पेशवा, और पेशवाओं में बाजीराव द्वितीय ने 1802 में संधि स्वीकार की थी। इसके बाद भोंसले ने 1803 में और सिंधिया ने 1804 में सब्सिडियरी अलायंस पर हस्ताक्षर कर दिए। सारी बातें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट है आपका कि वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा राज्य कौन सा था? तो ध्यान से देखिएगा, वेलेजली की जो सहायक संधि थी, इसको स्वीकार करने वाला जो अंतिम मराठा राज्य था वो होलकर थे। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। हालांकि होलकर जो थे वो अपने अंतिम दम तक लड़ते थे, बहुत बहादुर होते थे, लेकिन अंततः इनके साथ एक विश्वासघात होता है और इनको भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ जाता है। हालांकि इन्होंने तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसके बाद 1818 ईस्वी में, आपको पता होगा कि 1798 से लेकर 1805 तक ही वेलेजली था, लेकिन यहाँ पर जो होलकर हैं इन्होंने 1818 में, यानी कि वेलेजली की जाने के काफ़ी बाद, मंदसौर की संधि के तहत अधीनता स्वीकार की थी, जिसमें होलकरों ने भी सहायक संधि पर जो है हस्ताक्षर कर दिए थे, ठीक है। देखिए, तंजौर ने सहायक संधि कब स्वीकार की थी? मैंने आपको बताया था कि जो मैसूर और तंजौर हैं दोनों ने साथ साथ, यानी कि एक ही वर्ष में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये आपका हो जाएगा 1799। लेकिन यहाँ पर देखिए विकल्प बहुत ही करीब करीब आ गए हैं, अक्टूबर और जनवरी 1799 में। तो कब? तो देखो दोस्तों, ये होगा अक्टूबर 1799 में तंजौर ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सारी बातें क्लियर। तो मैसूर के साथ साथ तंजौर ने भी अक्टूबर 1799 में सहायक संधि पर स्वीकार कर लिया था और अपना प्रशासन अंग्रेजों को सौंप दिया था। अगला क्वेश्चन है कि बरार के भोसले ने किस संधि के तहत अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी? तो बरार के दोस्तों जो भोंसले थे उन्होंने किस संधि के तहत अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी? तो ये आपका होगा देवगांव की संधि, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में पराजित होने के बाद भोंसले ने दिसंबर 1803 में देवगांव की संधि के द्वारा सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है कि सिंधिया ने सहायक संधि कब स्वीकार की थी? तो दोस्तों, सिंधिया ने सहायक संधि कब स्वीकार की थी? अभी मैंने आपको पढ़ाया था। इन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे कब? 1804 में, यानी कि विकल्प सी आपका करेक्ट है, ठीक है ना। दौलत राव सिंधिया ने फरवरी 1804 में बुरहानपुर की संधि के माध्यम से सहायक संधि को एक्सेप्ट कर लिया था। नेक्स्ट है कि किस राज्य के शासक ने अपनी सेना के खर्च के लिए सीडेड डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र कंपनी को सौंप दिया था? मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 1798 में सबसे पहले हैदराबाद का जो निजाम था उसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन आगे चलकर 1800 में उसने अपनी संधि को क्या किया? रिवाइज किया था। और रिवाइज करने के बदले उसने क्या कहा कि भैया मैं आपको पैसा नहीं दे सकता, धन नहीं दे सकता, आप मेरी जो ज़मीन है, जो सीडेड डिस्ट्रिक्ट है, उसको आप ले लो। तो ये इसका आंसर बनेगा विकल्प बी, यानी कि हैदराबाद। ये आप ध्यान रखना। तो क्या हुआ था कि उसने अपने राज्य का एक बड़ा भाग अंग्रेजों को सौंप दिया था। अगला क्वेश्चन है कि
अब यह हमारा साम्राज्य है। लॉर्ड वेलेजली ने यह कथन किस राज्य के विलय संधि के संदर्भ में नहीं बल्कि किस गवर्नर के लक्ष्य के रूप में कहा था। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 1798 में जब लॉर्ड वेलेजली आया था तो उसे सबसे बड़ा खतरा क्या था कि उसे फ्रांसीसियों से बड़ा खतरा था, लेकिन उसकी जो सहायक संधि थी उस मतलब रणनीति के तहत उसने फ्रांसीसियों को एक कड़ी टक्कर दी और फ्रांसीसियों को अंततः जो है उसने भारत से बाहर कर दिया था। तो जब फ्रांस से जो भारत से फ्रांसीसी थे वो बाहर चले गए, तब जाके उसने कहा कि अब यह साम्राज्य हमारा है, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला है कि निम्नलिखित में किस राजपूत राज्य ने वेलेजली के समय सहायक संधि की थी। तो किस राजपूत राज्य ने वेलेजली के समय की थी। देखो दोस्तों, जो वेलेजली है वो 1805 में चला गया था और उसके बाद कई सारे स्टेट थे जिन्होंने जो सहायक संधि थी वो स्वीकार की थी, लेकिन यहाँ पर विकल्प मेवाड़, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का है, तो जोधपुर आपका सही आंसर बनेगा। जो जोधपुर है इसने वेलेजली के समय ही सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे, ये अब ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि प्रणाली को लौह आवरण की नीति, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस का विस्तार किसने माना था। लौह आवरण, जैसा कि मान लेते हैं कि आपके पास कोई चीज़ है, उसकी चारों तरफ आप एक लोहे की रिंग पहना दो ताकि वो बिल्कुल सेफ हो जाए, ठीक है ना। तो वेलेजली ही मानता था इसको कि हमारे जितने भी मतलब ये हमारा राज्य है इसकी चारों तरफ हमने एक लौह आवरण बना दिया है सहायक संधि के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। क्वेश्चन है कि 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि बेसिन की संधि ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो अंग्रेज और मराठों के बीच में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के द्वारा। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। यह संधि अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो बेसिन की संधि कब होती है, 1802 में। किसके किसके बीच होती है, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में, ठीक है ना। अगला है लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल टेन्यूर कब से कब तक था। तो बिल्कुल आपको रट गया होगा, मैं कई बार अब तक बता चुका हूं कि 1798 से लेकर 1805 तक। विकल्प बी आपका यहां पर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि के तहत भारतीय रियासतों को विदेशी मामलों में क्या प्रतिबंध था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वे केवल पड़ोसी राज्यों से बातचीत कर सकते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कोई नहीं चाहेगा भैया कि आपका जो मतलब इस तरीके का मामला बनेगा तो कोई और से आके बात करे, ठीक है ना। वे केवल व्यापारिक संधियां कर सकते थे, ये भी नहीं था। कोई प्रतिबंध नहीं था, ये भी नहीं था। सही था कि वे किसी भी अन्य यूरोपीय शक्ति के साथ संबंध नहीं रख सकते थे, ठीक है ना। बिल्कुल गर्लफ्रेंड बना के रखे थे। अगला क्वेश्चन है कि वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना दोस्तों की गई थी कहाँ पर, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली। तो सही जवाब है यहाँ पर कलकत्ता में, ऑप्शन सी करेक्ट है। कब की गई थी, तो 1800 ईस्वी में। याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। सिविल सर्विसेज के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज को खोला था, ठीक है ना। किस राज्य के विलय के मुद्दे पर वेलेजली को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की आलोचना का शिकार होना पड़ा। तो देखो, जब उसने अवध का जब विलय किया था तो उसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की आलोचना का शिकार होना पड़ा था और बाद में उसे 1805 में वापस भी बुला लिया गया था। अवध का पूर्ण विलय डलहौजी ने किया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि से अंग्रेजों को क्या प्रमुख लाभ हुआ। तो लाभ हुआ उनको, उन्हें भारतीय राज्यों का राजस्व मिल गया, फ्रांसीसी प्रभाव पूरी तरह खत्म हो गया, भारतीय खर्च पर विशाल सेना खड़ी हो गई। सब मतलब विकल्प डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। और इसके बाद है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। जैसे कि हैदराबाद, मैंने आपसे कहा था ये आ गया आपका हैदराबाद, तो ये 1798 में 3 वाला विकल्प सही हो जाएगा। मैसूर को 1799 में, अवध को 1801 में और सिंधिया को 1804 में। 3, 1, 2, 4 वाला जो विकल्प है ये आपका करेक्ट होगा। 3, 1, 2, 4 यहाँ दिया गया है, कूट ए आपका यहाँ पर सही है, ठीक है ना। निम्नलिखित में किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी वेलेजली के काल में। तो दोस्तों, हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर, जोधपुर के राजपूत और मैसूर के शासक। तो मैंने आपको भी पढ़ाया था कि जो होलकर होते थे बड़े बहादुर होते थे, लेकिन मजबूरी में जाकर 1818 में उन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प बी, ये आप याद रखना, विकल्प बी इसका सही जवाब है। और उन्होंने 1818 में संधि स्वीकार की थी।
सहायक संधि के अंतर्गत यदि कोई राज्य धन यानी कि सब्सिडी देने में असमर्थ होता था तो क्या प्रावधान था? तो उसे जुर्माना देना पड़ता था, उसका राजा बदल दिया जाता था, उसके राज्य का एक हिस्सा अंग्रेजों को सौंपना होता था। ये सही है। तो इसी प्रकार से तो अवध का आधा राज्य जो था उसने हड़प लिया था ना, जो सहायक संधि थी उसमें क्या हुआ था, अवध का आधा हिस्सा उसने ले लिया था। ठीक है। और नगद भुगतान में चूक हुई तो टेरिटरी का समर्पण करना पड़ता था, जैसे कि अवध और हैदराबाद के मामलों में हुआ था। तो ध्यान देना कि जो टेरिटरी का समर्पण किया गया था 2 राज्यों ने किया था, एक अवध ने किया था, दूसरा हैदराबाद ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वेलेजली स्वयं को क्या कहा करता था? भारत का शेर, बंगाल का शेर, पूर्व का रक्षक, मराठों का विजेता। सही जवाब है बंगाल का शेर। वो अपने आप को लायन ऑफ बंगाल कहता था। खैर इस समय आके कहे ठीक है, अपना अपना दौर होता है। सहायक संधि प्रणाली की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो भारतीय शासकों में एकता का अभाव, अंग्रेजों की बेहतर सैन्य तकनीकी, भारतीय शासकों की अदूरदर्शिता, ये सभी कारण यहाँ पर सहायक संधि की प्रणाली की सफलता के मुख्य कारण माने जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भरतपुर के राजा ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो दोस्तों भरतपुर के राजा ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1803 में। भरतपुर के राजा कौन थे? तो राजा रणजीत सिंह। ठीक है ना। तो भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि पर 29 सितंबर 1803 को हस्ताक्षर किए थे, जिससे भरतपुर राजपुताना पहला राज्य बन गया जिसने ये संधि स्वीकार की थी। हालांकि बाद में 1805 में एक और संधि हुई, लेकिन प्रारंभिक संधि 1803 में हुई थी। तो संधि की तिथि 29 सितंबर 1803। शासक थे महाराजा रणजीत सिंह। विशेष यह राजपुताना राज्यों में पहली सहायक संधि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? हैदराबाद का विलय 1798 में करेक्ट है, अवध का 1801 में करेक्ट है, पेशवा जो थे वो 1802 में करेक्ट है, सिंधिया दोस्तों ये 1804 में थे। ठीक है ना। तो ये जो है आपका गलत है, यानी कि यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से सहायक संधि समाप्त होती है दोस्तों। अब प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लिख दीजिएगा गुड लेक्चर, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो ज़रूर आप लिखिएगा क्यों आपको अच्छा नहीं लगा है। आप इसे 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार भी दे सकते हैं। पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।